हिंदुस्तान पर पूरे 200 साल तक राज करने वाला ब्रिटेन और इस दौरान ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लूट कर ले जाने वाला ब्रिटेन आज अपनी ही अर्थव्यवस्था के 300 साल पुराने स्थिति में पहुंच चुका है। Inflation in the United Kingdom has surged to a new 40-year high and is now in double digits. Britain is now facing rising food prices, a worsening cost of living crisis and the prospect of a recession. A warning from the IMF, central bank intervention, disorderly currency movements. Now the British pound has fallen to its lowest level ever against the US dollar. The UK now facing what looks increasingly like a financial crisis. Sabotage is thought to be behind 3 leaks in the Nord Stream natural gas pipelines connecting Russia to Europe. The United Kingdom has announced an 80% hike in electricity and gas bills, worsening the current cost of living crisis. पिछले कुछ महीनों से दुनिया भर के देशों उनकी इकोनॉमी के साथ साथ पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को वो उन पे प्रेडिक्शंस देने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि संस्थाएं व जनरल्स हैं ना, जो कि पूरी दुनिया भर की इकोनॉमीज पर रिसर्च करके उन पे प्रेडिक्शंस देने का काम करते हैं, उनके बीच आज एक चर्चा बेहद ही कॉमन है। दरअसल इन सब ने ब्रिटेन के बारे में बहुत ही ज्यादा डराने वाली और नकारात्मक प्रेडिक्शंस किए हैं। फिर चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो या फिर वो OECD जैसी वर्ल्ड लीडिंग संस्थाएं क्यों ना हो। Well, Mark, it's not the first time you've heard it, but we are on the verge of yet another global recession. If that were to happen, the World Bank says it would be the first decade of 2 such downturns since the 19th. आज इकोनॉमी पर रिसर्च करके उनसे जुड़े प्रेडिक्शंस देने वाली हर पत्रिका की टॉप पेज पर ना ब्रिटेन इकोनॉमिक क्राइसिस, उनसे जुड़े लेख और उनसे जुड़े जो रिसर्च है, यानी कि डेटा छापे जा रहे हैं और इस तरह से हर तरफ ब्रिटेन में आने वाली इकोनॉमिक क्राइसिस की बात ही चल रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बात बेहद ही कॉमन है। ये सारे के सारे रिसर्च और प्रेडिक्शंस जो है ना, वो एक चीज बेहद ही कॉमन तरीके से बता रहे हैं कि अगर ऐसा चलता रहा ना तो ब्रिटेन में इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है। वह सारे जनरल्स और संस्थाएं जो इस वर्ष पूरी दुनिया की इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं, सभी एक सुर में यह कह रहे हैं कि ब्रिटेन में इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकता है और इन सब की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बुरे दौर से गुजर रही है और इसलिए ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बद से बदतर स्थिति में जा सकती है और अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर के देशों में इसके दुष्परिणाम तो देखने को जरूर मिलेंगे। हालांकि यहाँ हमारे लिए राहत की बात यह है ना कि हमारा हिंदुस्तान इस मामले में बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर है। हमारी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके दुष्प्रभाव, यानी कि ब्रिटेन में आने वाले इस इकोनॉमिक क्राइसिस का दुष्प्रभाव जो है उससे हम काफी हद तक बचे रहेंगे। यह सब कुछ इन सारी रिपोर्ट्स में चर्चा की गई है, यानी यह मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ हिंदुस्तान के मजबूत होने, यानी कि हिंदुस्तान और इसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत होने की जो बात है ना, वो इन सारे रिपोर्ट्स में कही गई है और हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। पूरी दुनिया के आर्थिक मोर्चे पर ना यह जो उथल पुथल घट रही है, इससे हमारे हिंदुस्तान के बचे रहने का सबसे बड़ा जो कारण है ना, वह हमारी गवर्नमेंट की सफल नीतियाँ। इसके अलावा हिंदुस्तान का आत्मनिर्भर होना इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन फिर भी भारत की सैकड़ों कंपनियां ब्रिटेन में व्यापार कर रही हैं। ऐसे में इन कंपनियों पर पड़ने वाले असर का थोड़ा ही सही प्रभाव हम पे जरूर पड़ेगा। अब बात थोड़ी डिटेल में करते हैं। हिंदुस्तान पर पूरे 200 साल तक राज करने वाला ब्रिटेन और इस दौरान ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लूट कर ले जाने वाला ब्रिटेन आज अपनी ही अर्थव्यवस्था के 300 साल पुराने स्थिति में पहुंच चुका है और आज इकोनॉमिक तौर पे सबसे बदतर स्थिति में। ब्रिटेन में मची यह उथल पुथल और यह उसकी आर्थिक स्थिति 300 साल पहले देखी गई थी और फिर से अब है। इस वक्त ब्रिटेन में अर्थव्यवस्था को लेकर ऐसी स्थिति है कि वहाँ संभाले नहीं संभल रही है। ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति पर संकट की बादल मंडरा रहे हैं। हालात इतने बद से बदतर हो चले हैं कि जीडीपी से जुड़े हर आंकड़े सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव दिख रहे हैं। एंड इन रिकॉर्ड्स अगर माने तो यह बताया जा रहा है कि साल 1709 के बाद ब्रिटेन की यह सबसे बड़ी गिरावट है। दरअसल पहले ब्रेक्जिट और फिर कोरोना की वजह से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को संभालने का मौका ही नहीं मिला एंड इन रिजल्ट माना जा रहा है कि ब्रिटेन मंदी की तरफ बढ़ रहा है। कोरोना के बुरे प्रभाव के बाद तकरीबन 6 महीने पहले यह माना जा रहा था कि जल्द ही स्थितियों में सुधार हो सकता है, लेकिन फिर यूक्रेन युद्ध की वजह से बड़ी महंगाई ने फिर से ब्रिटेन को उसी स्थिति में वापस पहुंचा दिया। उसके बाद हाल ही में बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर थे, उन्होंने कह दिया कि ब्रिटेन के लोगों को अभी भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और वहाँ महंगाई के हालात और भी ज्यादा बद से बदतर हो सकते हैं। यहाँ यह जाना बहुत ज्यादा जरूरी है ना कि ब्रिटेन में इस वक्त हालात कैसे हैं। वैसे तो कोरोना महामारी का असर भारत के कई हिस्सों में देखने को मिला। इसके अलावा यह एक वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक था जिससे कि पूरी दुनिया भर के देशों ने कुछ ना कुछ नुकसान और उसकी भरपाई जरूर सही। लेकिन फिर भी अगर इन रिकॉर्ड्स माने तो कोरोना का ब्रिटेन पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट साल 2020 में ब्रिटेन की जीडीपी में 11% की बड़ी गिरावट देखी गई और यह साल 1709 के बाद से देश की जीडीपी में सबसे बड़ी गिरावट रही। ऐसे में सवाल यह है कि
कि आखिर देश के टॉप देशों में यानी कि दुनिया के टॉप देशों में गिने जाने वाले ब्रिटेन की यह हालत कैसे हुई और किन वजहों से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से पटरी से उतर गई। तो चलिए इस बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्यों हो रहा है। नंबर 1, लेबर की कमी। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार यूके की वर्क फोर्स कोरोना के बाद से 1.2% तक कम हो गई, जबकि इसके अलावा जापान में 1%, तो वहीं अमेरिका और जर्मनी में यह 0.3% ही रही। इसके अलावा अगर फ्रांस और कनाडा जैसे देशों की बातें करें ना, तो वहाँ यह स्थिति प्लस में है, यानी कि वहाँ के इकोनॉमी में वर्क फोर्स की गिरावट आने की बजाय इसमें बढ़ोतरी देखी गई। मतलब कि कोरोना के बाद से लोगों ने जो लोग काम पर आ रहे हैं ना, वहाँ ब्रिटेन में उनकी संख्या बेहद ही कम है। यहाँ एक बात बहुत ज्यादा दिलचस्प है ना, और यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए वहाँ की जो मैन फोर्स है, जिसे वर्क फोर्स या फिर लेबर फोर्स कहते हैं, वह बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर हम किसी भी अर्थव्यवस्था को एक रथ मान के चलें, तो वहाँ की वर्क फोर्स, लेबर फोर्स को हम उस रथ का पहिया मानेंगे। और अगर इन पहियों में यानी कि इन वर्क फोर्स या फिर लेबर फोर्स में थोड़ी भी गिरावट आती है, तो इसका सीधा असर उस रथ की गति और उसकी चाल पे जरूर पड़ेगा। ठीक ऐसा है किसी भी देश की इकोनॉमी के साथ भी होता है। किसी भी इकोनॉमी को चलाने का काम जो होता है ना, तो वहाँ के वर्क फोर्स यानी लेबर फोर्स की होती है। और अगर लेबर फोर्स में गिरावट आएगी, यह सीधे तौर पर वहाँ की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, जो उसकी गति को धीमा कर देगा। और ठीक ऐसे ही हालात ब्रिटेन में भी हुए। कोरोना के बाद जितने ज्यादा लोगों को वहाँ काम पर वापस लौटना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। परिणामतः वहाँ की अर्थव्यवस्था डोलने लगी और अब उसकी हालत बद से बदतर हो चली है। इस लिस्ट में दूसरा जो सबसे महंगा यानी कि ब्रिटेन की इकोनॉमी के लिए सबसे महंगा साबित होने वाला घटक रहा ना, वो रहा ब्रेक्जिट। जुलाई 2016 में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने बयान दिया कि ब्रेक्जिट का मतलब ब्रेक्जिट है और हम इसे सफल बनाने जा रहे हैं। So let's go straight to Sunderland. The total number of votes cast in favour of leave was 82,000. लेकिन इस समय इस बयान में केवल एक बात जो स्पष्ट थी, वह यह थी कि ब्रेक्जिट का मतलब ब्रेक्जिट है। इन सब के पहले आपका यह जानना बेहद जरूरी है कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन 1973 से यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का सदस्य है। इन शॉर्ट अगर बात करें तो यूके जो है वह 1973 से यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। अब बात करते हैं कि ब्रेक्जिट क्या है। तो साधारण शब्दों में इसे ऐसे समझें, ब्रेक्जिट 2 शब्दों से मिलकर बना, पहला तो ब्रिटेन और दूसरा एग्जिट। लेकिन ब्रेक्जिट का मतलब ब्रिटेन का यूरोपियन संघ से बाहर निकलना। ब्रेक्जिट की सबसे ज्यादा चर्चा और इस शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल 2016 में किया गया। दरअसल जून 2016 में इसके लिए ब्रिटेन में जनमत संग्रह कराया गया था कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर आना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन इस मतदान में 71% मतदान के साथ 30 मिलियन से अधिक लोगों ने इसके पक्ष में मतदान किया, यानी कि 52% लोगों ने ब्रेक्जिट के पक्ष में मतदान किया। इसका मतलब सीधा तौर पर ये समझे कि अधिकतर लोगों का मानना था ना कि ब्रिटेन को अब यूरोपियन यूनियन से बाहर आ जाना चाहिए। और इस जनमत संग्रह के बाद ही जो यूके था वो यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया। लेकिन जिस तरह की नीतियां अब इस वक्त ब्रिटेन को अपनानी और बनानी चाहिए थी ना, यानी कि यूरोपियन यूनियन से बाहर आने के लिए अपने हिसाब जो नीतियां ब्रिटेन को अपने हितों को देखते हुए बनानी चाहिए थी, शायद वह उस पे नहीं काम कर पाया और उसे बनाने में पूरी तरह से असफल रहा। और यही कारण रहा कि यह निर्णय उसके लिए फेल मार गया। सामान्य तौर पर देखो, एक कॉमन सी बात है कि अगर आप एक ऐसी स्थिति में यानी एक ऐसी व्यवस्था में पहले से फिट हैं जिससे निकलना आपके लिए या तो पूरी तरह से नुकसानदायक हो सकता है, या फिर अगर आपके पास कोई ऐसी सफल नीतियां पहले से बनी हुई हैं और आप उसके लिए तैयार हैं, तो वह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ इन दोनों ही महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो ब्रिटेन के लिए स्पष्ट नहीं होने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को यह एक बहुत बड़ा चोट दे गया और उसे सिर्फ और सिर्फ नुकसान झेलना पड़ा। ब्रेक्जिट के बाद से ब्रिटेन ट्रेड के मामले में अन्य देशों के मुकाबले लगातार नीचे चला गया। साल 2019 के बाद से ट्रेड में 8% की गिरावट देखी गई। अगर 2017 से पहले की बात करें और 2017 से 2021 के बीच के अंतर को देखें ना, तो ट्रेड के मामले में यूके, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली और जापान से भी पीछे है। From that World Bank report. The global economy is facing a steep slowdown, something we haven't seen since the 1970s.